हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस क्लास में अपन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस जो संहिता अध्ययन पढ़ रहे थे उसी का ही यहाँ पे कंटिन्यूशन करेंगे और यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हुए विमान स्थान को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो विमान स्थान के विषय में यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। तो विमान स्थान के अंतर्गत सबसे पहले तो यहाँ पे प्रथम जो अध्याय है उसके अंतर्गत उसका नाम क्या है, तो नाम ध्यान में रखना, रस विमानी अध्याय। सर्वप्रथम क्या है, षड रसों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 6 प्रकार के जो रस हैं उनके विषय में बताया गया है। वो 6 रस कौन से हैं? तो जो षड रस है उसके अंतर्गत मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक है, ये क्या है आपके षड रस हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यही शरीर में क्या है, प्रमुख रूप से दोषों का प्रकोप तथा ये बोल सकते हैं उपचय जो है वो करते हैं। ठीक है, मतलब इनका मिथ्या वगैरह प्रयोग किया जाए ये षड रसों का, तो शरीर में दोषों का प्रकोप होता है और समय अवस्था में रहते हैं तो शरीर के लिए लाभकर होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर त्रिदोष के विषय में बताया गया है। तो त्रिदोष के अंतर्गत कौन सा आता है? त्रिदोष में 3 दोष आते हैं, वात पित्त और श्लेष्म। ठीक है, ये 3 दोष जो है आपके होते हैं। तो शरीर में त्रिदोष कौन से हैं? त्रिदोष में वात पित्त और कफ, ये त्रिदोष है। ये प्रकृति भूता शरीर उपकार भवंती, यानी कि जब ये प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, जब इनमें कोई भी इनबैलेंस नहीं हो रहता है, नेचुरल मात्रा में जितना मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में रहते हैं, तब क्या होता है, शरीर को उपकार करते हैं। तथा विकृत अवस्था में जब होते हैं तो क्या करेंगे, नानाविध विकार यानी कि अनेक प्रकार के जो रोग हैं उनको उत्पन्न करने का काम करते हैं। ये क्या है, त्रिदोष के विषय में बताया गया है कि जब प्राकृतिक अवस्था में होंगे तो शरीर के लिए उपकार करेंगे और विकृत अवस्था में हो जाएंगे तो नाना प्रकार के विविध विकारों को उत्पन्न करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रसों का दोषों पर प्रभाव के विषय में बात करते हैं। तो रसों का जो दोष है उसके ऊपर प्रभाव यहाँ पे बताया गया है। त्रयसो रसा जानियेत, त्रयश्च उपसम्येत, तद्यथा कटुतिक्त कषाय वात जन्यति मधुर अम्ल लवण सम्यति। यहाँ पे आपका बताया गया है जो दोष है वो कौन से दोषों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपका कटुतिक्त कषाय, ये वात को बढ़ाने का काम करते हैं। तो कटुतिक्त कषाय जो रस है वो क्या है, वात को बढ़ाने का काम करते हैं। मधुर अम्ल लवण जो रस होते हैं वो क्या है, समन का काम करते हैं। कटु अम्ल लवण जो है वो पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं। तथा मधुर तिक्त जो कषाय है ये क्या है, पित्त का समन का काम करते हैं। इसी प्रकार मधुर अम्ल लवण जो है वो श्लेष्म को बढ़ाने का काम करते हैं। और क्या है आपका कटु तिक्त कषाय जो है वो श्लेष्म का समन करने का काम करते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखना कि कटु तिक्त कषाय जो रस है वो वात वात को बढ़ाने का काम करता है, जबकि मधुर अम्ल लवण जो है वो वात को कम करते हैं। कटु अम्ल लवण जो है वो पित्त को बढ़ाते हैं, जबकि मधुर तिक्त कषाय जो है वो क्या करते हैं, पित्त का समन करते हैं। इसी प्रकार मधुर अम्ल लवण जो है वो श्लेष्म को बढ़ाता है यानी कफ को बढ़ाते हैं, जबकि कटु तिक्त कषाय जो है वो श्लेष्म का समन करने का काम करते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। ठीक है, फ्लो चार्ट में जैसे कि रस हो गया, मधुर जो रस होगा वो वात का क्या करेगा, तो वात दोष का जो है वात दोष का समन करने का काम करते हैं। पित्त दोष का समन करने का काम करते हैं, जबकि कफ दोष की वृद्धि करने का काम करते हैं मधुर रस। ठीक है, जबकि अम्ल जो रस होते हैं वो क्या करते हैं, वात का समन करते हैं, जबकि पित्त और आपका कफ है इनकी वृद्धि करने का काम करते हैं। इसी प्रकार जो लवण रस होते हैं, लवण रस वात का तो शमन करेगा यानी कि कम कर देगा, लेकिन पित्त और कफ इन दोनों की वृद्धि करने का काम करेगा। जबकि कटु रस जो होते हैं वो वात का वृद्धि करते हैं, पित्त की वृद्धि करते हैं तथा कफ का शमन करने का काम करते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसी प्रकार जो आपका तिक्त रस होते हैं, तो तिक्त रस वात की वृद्धि करते हैं, पित्त का शमन करते हैं तथा कफ का शमन करते हैं। इसी प्रकार कषाय रस जो है वो वात की वृद्धि करते हैं, पित्त और कफ का शमन करने का काम करते हैं। तो ये जो है 6 दिशों का जो है प्रकोप और शमन को जो है आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, इनसे क्या है, क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है अधिक सेवन के लिए अयोग्य त्रिविध द्रव्य। कौन से ऐसे द्रव्य हैं जिनका ज्यादा मात्रा में अपने को सेवन नहीं करना चाहिए? वो 3 द्रव्य कौन से हैं? यहाँ पे बताया गया है पिपली, क्षार और लवण। ये 3 जो है इनका जो है अपने को ज्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिए। कौन सा? पिपली, क्षार और लवण, इनका जो है अपने को ज्यादा अभ्यास नहीं करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके,
इसके बाद नहीं, इनके विषय में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि पिपली। तो पिपली के विषय में क्या बताया गया है, तो पिपली को यहाँ पे आपका बोला गया है, पिपली का जो गुण है वो यहाँ पे बताया गया है कि पिपली जो होता है वो कैसे होता है, कटु विपाक में मधुर तथा क्या होता है, ये इसका जो विपाक होता है उसे मधुर होता है, रस जैसा होता है, कटु होता है, न अत्यधिक स्निग्ध होता है, न अत्यधिक उष्ण होता है, और क्लेद कारक होता है, यानी कि शरीर में क्लेद को बढ़ाता है। ठीक है, इस कारण जो है पिपली का जो है लगातार अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर सतत उपयोग किया जाए तो कौन से दोषों की उत्पत्ति होगी, अगर पिपली का आप लगातार प्रयोग कर रहे हो तो कौन से दोषों की उत्पत्ति होगी, तो गुरु, शरीर में गुरुता आ जाएगी, हैवीनेस आ जाएगी, क्लेद की उत्पत्ति होगी, कफ जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि कफोत्क्लेश होगा। इसके अलावा उष्णता के कारण पित्त का वर्धन होगा। ठीक है, तो शरीर में उष्णता के कारण पिपली के शरीर में पित्त बढ़ जाएगा, अल्प स्नेह हो जाएगा, अल्प उष्णता होने से वात का समन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अल्प उष्णता होने से वात समक नहीं करने वाला होता है तथा योगवाही होता है। ये आपके पिपली के विषय में बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं क्षार के विषय में। तो क्षार के विषय में क्या बोला गया है उसको अपन देख लेते हैं। तो क्षार के गुण यहाँ पे सबसे पहले बताए गए हैं। तो क्षार के गुण में बताया गया है कि उष्ण तीक्ष्ण लघु गुण के कारण क्लेद करने के पश्चात विशेषण करता है। तो उष्ण तीक्ष्ण लघु गुण होने के कारण क्लेदन करके पश्चात शरीर का क्या है, विशोषण करने का काम करता है, जो क्षार होता है वो। ठीक है, साथ ही साथ पाचन, देहन एवं भेदन के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है क्षार के लिए बताया गया है। ठीक है, ये पाचन, छेदन, भेदन के लिए प्रयुक्त होते हैं। साथ ही साथ केशग्न होते हैं, नेत्रग्न होते हैं, हृदय के लिए अहितकर तथा पुंसत्व उपघातकर होते हैं। ठीक है, तो यानी पुंसत्व का नाश करता है, हार्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, नेत्रग्न होता है, और क्या है, केशग्न होता है। यह आपके क्षार के लिए बताया गया है, तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं लवण के विषय में। तो यहाँ पे इसका जो पासवर्ड रहेगा ना, ये लवण ही रहेगा, इतना ही आपको टाइप करना है हिंदी में, तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। तो लवण के विषय में अपन बात करते हैं, तो क्या क्या चीजें बताई गई हैं उसको अपन देख लेते हैं। तो लवण के विषय में, सॉरी, हाँ, तो लवण के विषय में क्या क्या बोला गया है। तो जो लवण होता है, तो जो लवण होता है वो क्या होता है, उसका जो गुण होता है उष्ण तीक्ष्ण होता है, न अत्यधिक गुरु होता है, न अत्यधिक स्निग्ध होता है, उपक्लेदी होता है, विस्तृंस समर्थ होता है। तो इसमें क्या होता है, विस्तृंस का समर्थ होता है। साथ ही साथ अन्न द्रव्य रुचिकारक होता है। जैसे आप क्या है, नमक मिला देते हो कोई भी भोजन वगैरह में, तो उस भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि उष्ण होगा, तीक्ष्ण होगा, न अत्यधिक गुरु होता है, न अति स्निग्ध होता है, इसके अलावा उपक्लेदी होता है, विस्तृंस समर्थ होता है, अन्न द्रव्य में रुचिकर होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको लवण के विषय में ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके आगे का जो पार्ट है ना, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी अपन लोगों ने जो है इंट्रोडक्टिव जो पार्ट है वो यहाँ पे अपन लोगों ने फिनिश कर लिए है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो है कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।